Hey guys, welcome back to the Code Guru. I am Mahi and today I am back with my new video. So guys, in this video you will get to know each and every little information about switch statement in Java. So this is a very beneficial video for you all. Do watch it till the end. ये आपके सामने एक स्विच केस का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपका स्विच केस में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैर सी एच नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें चॉइस है और यहाँ पे वो वेरिएबल्स ले लिए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब उसके बाद आप आते हैं सीधे यहाँ पर स्विच के साथ। स्विच कीवर्ड है जिसके साथ आपने वो वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें आपके चॉइसेस की लिस्ट है। फिर स्विच सी एच करके यहाँ पे आपने इसकी बॉडी स्टार्ट की स्विच की। यहाँ चॉइस चेक करने के लिए केस कीवर्ड है, केस आर, क्योंकि आपकी जो चॉइस है वो सी एच वो कैर टाइप की है, इसलिए आपको जो चॉइस है वो आपको सिंगल कोट्स में लिखनी है। कोलन मार्क लगाया, यहाँ पे आपने केस आर किया है। आर स्टैंड फॉर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर है तो आपका लेंथ और ब्रेथ आपने एंटर कराई है और उसे रीड कराया है एस सी डॉट नेक्स्ट आई टी से। नेक्स्ट आई टी वो फंक्शन है जो वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करता है एट द रन टाइम। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लॉजिक लगाया है, ए आर इक्वल्स टू एल इन टू बी। एरिया कैलकुलेट करा के आपने प्रिंट कराया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ए आर, और यहाँ पे मैंने फिर ब्रेक दिया है। इसी तरीके से दूसरा केस आपका आ जाता है, केस एस साइड्स, जिसमें आपका स्क्वायर कैलकुलेट किया गया है। इसमें साइड एंटर कराई है, रीड कराया है और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के उससे मैंने प्रिंट करा दिया। फिर ब्रेक आपने लगाया। ब्रेक लगाना आपका इसलिए ज़रूरी होता है हर दूसरे केस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपका स्विच केस ऑटोमेटिकली बाहर नहीं जाता है, इसलिए आपने ब्रेक नाम का जंप स्टेटमेंट यूज़ करना है। फिर उसके बाद केस सी, उसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल है, आपने एंटर रेडियस किया। नेक्स्ट डबल फंक्शन से इसको रीड कराया है। अब आपने ए आर वन इज इक्वल टू पाई इंटू आर है। पाई यहाँ पे आपका पाई की आप जानते हो 3.14 फिक्स वेरिएबल है, इसलिए ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल टाइप का पी आई आया 3.14 इसकी वैल्यू असाइन करा दी है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। पी आई इसलिए लिया है मैंने क्योंकि पाई नाम जो है वो कीबोर्ड पे उसका साइन प्रेजेंट नहीं है, तो आप कोई भी वेरिएबल नाम ले सकते हैं क्योंकि वेरिएबल का नाम आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, इसलिए मैंने सीधे पी आई ई ही वेरिएबल का नाम ले लिया। और मैंने एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कराया, ब्रेक। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जब आपकी जो कोई भी अप्रोप्रिएट चॉइस अगर वर्क नहीं करती है तो एट लास्ट यूज़र को क्या मैसेज मिले, उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो एट एनी कॉस्ट, एट एनी आपका जो ये मैसेज है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है रॉन्ग चॉइस, तो आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी दे सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम नीड होता है इस चीज़ में, तो ये आपने कर लिया। मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल में नो सिंटेक्स एरर्स। अब ये मैंने आपका यहाँ पे से बंद किया और वॉइड मेन में जाके मैं यहाँ पर, क्योंकि चॉइस सी एच है सो मैंने आर ले लिया है और आर करके मैंने इसको ओके किया। एंटर लेंथ 12 एंड 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24 आ गया है। ओके, अब मैं आपको स्विच केस का वो ऑप्शन समझाने जा रही हूँ जब इसमें आपको वो मल्टीपल कंडीशंस हैं जो किसी एक कंडीशन के लिए काम कर रही है, मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको कंफर्म करना है कि एक कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हो कि आपका कैरेक्टर अगर ए ई आर ओ यू है तो वो वॉवेल है, मीन्स वॉवेल चेक करने के लिए आपको ये 5 कंडीशंस चेक करनी है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ओके हो सकती है। तो इस केस में आप स्विच केस को कुछ इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ कि आपने ये देखिए कैर सी एच मैंने मेन फंक्शन में एज अ पैरामीटर ले लिया है। जैसे ही मेन फंक्शन रन करेंगे तो ये कैरेक्टर की एंट्री लेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एफ यूज़ किया है। स्लैश एफ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देता है प्रोग्राम के रन होते ही। उसके बाद आपने स्विच यहाँ से शुरू किया है। स्विच सी एच हमारा वो वेरिएबल है जिसमें से मुझे अपनी चॉइसेस को चेक करना है। अब यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई है और मैंने ये सारे कंडीशंस जो किसी एक के लिए काम कर रहे हैं मैंने रेगुलरली कॉन्जिक्यूटिवली लिख दिया है। केस ए ई आई ओ यू जो भी है वो एस ओ पी वॉवेल्स। ओके, एंड ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर दैट डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं है तो फिर वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, फिर मैंने इसको देखिए कंपाइल करा और यहाँ पे आपने
इसको मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने पहले डाला ई, ओके, ई करते ही देखिए कैरेक्टर इज वॉवेल लिख के आ रहा है, ओके। और अब मैं आपको इसका दूसरा भी करके दिखाती हूँ। ये मैंने डाला आर और ओके किया, देखिए कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम बन गया है। और इसके अलावा आपका ये अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ जिसमें आप फॉल थ्रू को देखोगे कि फॉल थ्रू की कंडीशन कैसे काम करती है। आपको ये पता है कि एक केस को कंप्लीट होने के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है, बिकॉज स्विच केस ऑटोमेटिकली बाहर नहीं जाता है केस के ओके होने पर, तो इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर क्या होगा अगर आपने एक केस को ख़त्म करने वक्त और दूसरे को शुरू करने से पहले आपने सपोज ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, तो क्या चीज़ होगी। यहाँ पे आप पहले देख लो, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने अपना डे एंटर कराया है और प्रोग्राम है 1 to 7 के बीच में जो भी डे नंबर एंटर होगा उसका एप्रोप्रिएट डे नेम प्रिंट होगा। सब एग्जाम्पल 1 है तो मंडे प्रिंट हो रहा है, 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है, 3 है तो वेडनेसडे प्रिंट हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो केस 1 के बाद मैंने ब्रेक यूज़ किया है, केस 2 के बाद मैंने ब्रेक यूज़ नहीं किया है और केस 3 स्टार्ट कर दिया है। फिर वेडनेसडे के बाद मैंने ब्रेक यूज़ किया है, केस 4 के बाद ये देखिए यहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, केस 5 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ और अब आपका यहाँ पे हम आए और ये देखिए सबसे पहले मैं आपको ये 1 एंटर करके दिखाती हूँ। तो ये अब ये देखिए मंडे आया क्योंकि मंडे के बाद मैंने ब्रेक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर अब इसको मैंने दोबारा आपका एग्जांपल ले रही हूँ, अब कि मैं 2 एंटर कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ट्यूसडे के बाद मैंने नहीं यूज़ किया ब्रेक, ये देखिए ट्यूसडे के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ हुआ था तो ट्यूसडे और वेडनेसडे आ गया, बिकॉज वेडनेसडे के तुरंत बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, इसलिए सिर्फ वेडनेसडे तक आएगा। तो जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं तो उस एप्रोप्रिएट केस के ओके होने के बाद जो भी आपका कॉन्जिक्यूटिव केसेस होंगे वो जब तक उन्हें ब्रेक नहीं मिल जाएगा तब तक वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होते रहेंगे।